गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर का योग कैसे करते हैं। कल हमने बताया था वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर का वियोजक कल हमने बताया था। उसका इम्पोर्टेंट आज पता चलेगा क्यों वेक्टर का वियोजक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का योग। वेक्टर का योग कैसे करते हैं? वेक्टर का योग, वेक्टर का योग, एडिशन ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, वेक्टर का योग। इससे पहले हम जान लेते हैं दो चीज़ें कि वेक्टर का योग तभी हम कर सकते हैं जब उनका मात्रक समान हो। ठीक है, मात्रक समान हो। जैसे वेग का मात्रक अगर द्रव्यमान से करेंगे, जैसे वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो वेक्टर का योग नहीं हो सकता क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड है, उसका किलोग्राम है, तो इसका वेक्टर योग नहीं हो सकता। वेक्टर योग तभी हो सकता है जब मात्रक समान हो। ठीक, दूसरा यह है कि वेक्टर का कोण कैसे बनता है। ठीक है, मान लिया हमने ये बनाया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बनाया, ये बी वेक्टर बनाया। ये क्या है? ए वेक्टर है। ये क्या है? बी वेक्टर है, बी वेक्टर। ठीक, अब इनके बीच का कोण तभी संभव है, दो वेक्टर के बीच का कोण तभी संभव है जब दोनों वेक्टर का पूछ या उसका प्रारंभिक बिंदु, जो भी कह लें आप, पूछ या प्रारंभिक बिंदु संगत हो, मतलब एक ही साथ हो। देखो यहाँ पे बी वेक्टर का पूछ और ए वेक्टर का पूछ या प्रारंभिक वो बिंदु मिल रहे हैं, तो इनके बीच का कोण बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? वेक्टर का कोण तभी बन सकता है या तो इनके दोनों का हेड, मान लो ये और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक, इन दोनों का कोण संगम हो, तब इन दोनों के बीच वेक्टर का कोण बन सकता है। अब मान लो ये समझ में आया, जब वेक्टर का दोनों प्रारंभिक बिंदु या पूछ उसका एक ही संगत में, मतलब मिल रहे हो, जहाँ पे मिल रहे हो, तब तो कोण बन सकता है, या दोनों का हेड मिले संगत हो तब कोण बन सकता है। अब मान लो हमने आपको दे दिया ऐसे, ऐसे ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। हमने बोला इसका हेड, ए का हेड इधर है, तो क्या इन दोनों के बीच कोण संभव है? नहीं, इन दोनों के बीच कोण संभव नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, ये ए वाले को डिस्प्लेस करें, बोले तो विस्थापित कर देंगे थोड़ा सा, ए वाले को इधर विस्थापित कर देंगे, तो ये ए वाला पूछ जब यहाँ पे मिल जाएगा तो ये इनका वेक्टर यहाँ पे बन जाएगा। तो इनके ए और बी के बीच का वेक्टर ये हो जाएगा थीटा। कैसे? ए और बी वेक्टर के बीच कोण तभी संभव है जब दोनों का पूछ संगत हो या मिले, जब या तो दोनों का हेड संगत हो, ठीक है, समांगी हो, मतलब मिले। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मिले। जैसे ये वाला, इसका पूछ ये है, इसका पूछ, या इसी को प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, जैसे बताया था। या तो ए वेक्टर का हेड या बी वेक्टर का हेड मिले, तब कोण बनता। अब इसमें देखो, इसका हेड इधर है और इसका पूछ है इधर, तो इन दोनों में कोण संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, वेक्टर को हम अगर वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, हम इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम विस्थापित कर सकते हैं। विस्थापित कर सकते हैं, कब विस्थापित कर सकते हैं? उनका परिमाण और दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। आप कितना भी विस्थापित करो उनको, इनका परिमाण और इनकी दिशा दिशा चेंज नहीं हो सकती है। वेक्टर को आप विस्थापित कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप उसमें ये कंडीशन है कि उनकी दिशा, मान लो ए वेक्टर की दिशा इधर है तो इसकी भी दिशा इधर ही होनी चाहिए। परिमाण इसका अगर इतना है तो इतना भी होना चाहिए। ठीक, तो हमने वही चीज़ किया कि इसको क्या किया, इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेट कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये इसका पूछ इधर आ जाएगा जब, तो इसका पूछ बी से मिल जाएगा, तो इन दोनों के बीच कोण बन जाएगा। ठीक, कोण तभी संभव है जब दोनों का पूछ संगत हो, मिले, या दोनों का हेड मिले, तभी कोण संभव है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे इस वाले में नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इधर विस्थापित कर दिया, तो ये वाला जो पूछ था यहाँ पहुँच गया, तो ये और इन दोनों के बीच कोण ये हो जाएगा। ये वाला कोण नहीं होगा, ये वाला कोण गलत है, ये वाला कोण सही है। ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक, ऐसे करते हैं कोण कैसे बनाया जाता है। ठीक, वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है,
ये वेक्टर हमने मान लिया है, ये मान लिया बी। ठीक ठीक, अगर हम इनको डिस्प्लेस करना चाहे, विस्थापित करना चाहे, तो ये बी वेक्टर को हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर को हम विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन उनका परिमाण और दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी दिशा इधर है, इसका परिमाण जितना था उतना इधर है, इसकी दिशा भी इधर है। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब बताते हैं वेक्टर का योग, ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है, इसीलिए बताया हूँ। वेक्टर का योग हम दो नियमों से करते हैं, एक होता है त्रिभुज नियम, ठीक है, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज नियम। तो पहला हम पढ़ते हैं त्रिभुज नियम, इसे त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ। वेक्टर का योग पहले हम या इस विधि से कर सकते हैं, दूसरा है समांतर, समांतर चतुर्भुज नियम, इंग्लिश में पैरेलो, पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोग्राम लॉ। ठीक, तो पहला हम पढ़ते हैं त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ। ठीक है, पहला हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इनको हम दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं, या एक होता है त्रिभुज लॉ मतलब त्रिभुज नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज, दो प्रकार। तो पहला हम पढ़ेंगे त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम में क्या होता है कि मान लो ये दो वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है। ठीक, हमने एक ले लिया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। ठीक, त्रिभुज नियम क्या कहता है कि ए वेक्टर का हेड, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हेड किसे कहते हैं, जो अंतिम बिंदु होता है, ये वाला अंतिम बिंदु है, इसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का पूछ, बोले तो बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु से हम एक ऐसे, हमने क्या बोला, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, हम रेखा खींचते हैं, और उनका जो परिमाण होता है, परिमाण, ये हो गया उनका परिमाण, उनका परिमाण का हेड ए वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से मिलता है। ठीक है, ये है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का पूछ, बोले तो बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ये है, इनको हम मिला के एक आरेख या चित्र बनाते हैं या ट्रायंगल बनाते हैं, जो सी बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ऐसे ही जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा जाता है, ए वेक्टर का हेड लेते हैं, बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु या पूछ लेते हैं, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, उनको जोड़ते हैं और उनका एक परिमाण आता है, जो परिमाण का जो हेड होता है वो प्रारंभिक बिंदु ए वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु को संगम करता है। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल लॉ। ठीक, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, ट्रायंगल लॉ सीधा सीधा ये कहता है कि ए वेक्टर का, ए वेक्टर का, ए वेक्टर का क्या, ए वेक्टर का अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु तथा बी वेक्टर का, बी वेक्टर का, बी वेक्टर का प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु को मिला के, मिला के जो, मिला के जो उसका परिमाण होता है, जो उसका परिमाण होता है, परिमाण होता है, उसी को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ का सीधा सीधा फंडा ये है कि कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर का क्या करना, ए वेक्टर का ले लेना हेड, बोले तो अंतिम बिंदु, और बी वेक्टर का, बी वेक्टर का क्या करना, बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, उससे लाइन खींचना है। ये मान लो ये हमने यहाँ दिया था ए वेक्टर, ऐसा दिया था, ये बी वेक्टर है। ठीक, इनको जोड़ देना,
और इनका जो परिमाण आएगा, परिमाण का जो हेड होगा ए वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से मिला देना, वही होता है ट्राइंगल लाइन। ठीक, समझ में आया? ऐसे होता है ट्राइंगल लाइन। अब हम इस पे एक दो को मतलब उदाहरण देके आपको समझा देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हमने बोला एक उदाहरण दिया आपको, एक उदाहरण से समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल। ठीक, हमने बोला ए तथा बी वेक्टर का परिमाण बराबर है तथा ये दोनों परस्पर, ये दोनों परस्पर परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपको पहला निकालना है, पहला इक्वेशन है ए प्लस बी वेक्टर का आरेख बनाना है, ए प्लस बी वेक्टर का आरेख मतलब ट्राइंगल बनाना है। दूसरा 2b प्लस ए वेक्टर का आरेख क्या होगा? तीसरा ए माइनस 2b वेक्टर का आरेख क्या होगा? चौथा 2a माइनस बी का आरेख क्या होगा? ठीक, क्या बोला क्वेश्चन में? ए तथा बी का परिमाण बराबर है। परिमाण बोले तो लंबाइयां उनकी बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसा कि ए वेक्टर ऐसा है, ये ऐसा है, ये ए वेक्टर है, और बी बोल रहा है ऐसा है। ठीक है, परस्पर लंबवत है और इनका परिमाण, इनकी लंबाइयां बराबर हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आरेख क्या होगा? ठीक है, तो हम आपको बताते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आरेख कैसे जोड़ते हैं। देखो, वही ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने माना ये ए है, ए वेक्टर है। ठीक, ये कैसे जोड़ते हैं? इनका हेड ले लिया और बी का जो है पूछ ले लिया, जिसे हम अंतिम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, बी वेक्टर ले लिया। ठीक, और इनको जो परिमाण यही निकालना था, इनका हेड। ए वेक्टर का क्या हेड? ए वेक्टर का हेड बोले तो अंतिम बिंदु लिया, बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों को जोड़ा और इनका परिमाण लिया। परिमाण बोले तो ये परिमाण होता है, परिमाण लिया, परिमाण का जो हेड होता है अंतिम बिंदु, ये ट्राइंगल लॉ कहता है। तो सी इजिकल टू ए प्लस बी, इसका ये इसका आरेख हो गया। अब देखो 2b प्लस ए, 2b प्लस ए का मतलब क्या है? अगर ए एक रहेगा तो बी कितना रहेगा? 2 रहेगा। अगर ए 2 रहेगा तो बी कितना रहेगा? 4 रहेगा। 2b कितना दिया? 2b, 2b का मतलब ये है 2b और ए, 2b अगर ए एक रहेगा तो बी कितना रहेगा? 2, इसका मतलब ये है। तो 2b, तो 2b क्या होगा? ए से बड़ा होगा। 2b है ना, तो ए से बड़ा होगा। तो इसका देख लो, ये पहला था। दूसरा देख लो 2b, हमने कुछ नहीं किया, हमने वही किया, इसको इतना कर दिया, फिर वही चीज़ इसका हेड पॉइंट इसको बड़ा कर दिया, क्योंकि ये 2b करना है तो इससे तो बड़ा होगा, और इसको ऐसे मिला दिया बस। तो c बराबर क्या हो गया? 2b प्लस ए, ये ए वेक्टर हो गया, ये 2b हो गया। इसने बोला था 2b है, बोले तो ए से बड़ा है, तो ए छोटा हो गया, 2b को हमने बढ़ा दिया, c इजकल टू 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक, तीसरा क्या पूछा? ए माइनस 2b, ए माइनस 2b हमने आपको बताया था माइनस कब लगता है, माइनस बी वेक्टर कब लगता है? जब ए, मान लो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो और बी वेक्टर की दिशा ए से विपरीत हो, तो ये होता है माइनस बी। ठीक, हमने विपरीत वेक्टर आपको पढ़ाया था। ठीक है, वहां से देख लेना, ये होता है अगर ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, अगर बी वेक्टर इनका विपरीत, ए वेक्टर की दिशा इधर है और बी वेक्टर की दिशा इधर है, तो उसे विपरीत वेक्टर कहते हैं, माइनस बी से करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, हम तीसरा बताते हैं आपको। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? ए माइनस 2b, ए माइनस 2b। ठीक,
बोले तो बी वेक्टर की जो दिशा होगी वो चेंज हो जाएगी, बी वेक्टर की दिशा चेंज हो जाएगी। तो बोले तो कैसा बनेगा, ये ए वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा, इसकी दिशा हमें चेंज करनी है, तो बोले तो इसकी दिशा ऐसा कुछ करना है कि इसकी दिशा चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी दिशा कैसे चेंज करेंगे, देखो हमने क्या करेंगे, इसमें बी की दिशा चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ये ए वेक्टर है, छोटा बनाएंगे क्योंकि उसका परिमाण ज़्यादा है, ये ए वेक्टर है और इसकी दिशा इस बार हमने ऐसे कर दिया, बी की दिशा। तो इसका परिमाण ये हो जाएगा, ये क्या है -2b हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा, इसका परिमाण आ जाएगा ए वेक्टर माइनस, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, ये जो 2b था हमने इसका जो है विपरीत दिशा कर दिया। पहले ये इसका हेड कैसा था, इधर था, हमने इस बार इधर कर दिया -2b का। पहले ये देखो इधर था, ये इधर था, अब इसको उठा के इधर करके विपरीत कर दिया, तो ये हो गया -2b ए वेक्टर सी इजकल टू a-2b। तीसरा देखो, चौथा देखो क्या है, 2a-b। इस बार 2a-b बोले तो 2a बड़ा है, -b छोटा है, 2a-b। तो चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हम बता दे रहे हैं, चौथा देखो 2a-b। ठीक है, 2a बोले तो ये a बड़ा हो जाएगा, इस बार ये 2a हो गया, और -b इस बार -b है, सिर्फ क्या -b है, तो यहाँ -b ऐसा छोटा सा बना देंगे क्योंकि छोटा है इस बार, और इसका परिमाण ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसे मिला देंगे, इसका परिमाण तो c इजकल टू क्या हो जाएगा, c वेक्टर इजकल टू 2a-b। ठीक, ये सब ट्राइंगल लॉ से किया है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ए वेक्टर का हेड बोले तो अंतिम बिंदु, बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु को मिला के जो एक परिमाण आता है वही ट्राइंगल लॉ कहलाता है। तो उसी से हमने निकाला, पहले बोला था ए वेक्टर प्लस बी का 2b प्लस ए, बोले तो 2b ज़्यादा है, ए के परिमाण से 2b ज़्यादा है, तो इस हिसाब से 2b ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब उसने बोला a-2b, तो a-2b के लिए हमने डायग्राम बनाया, 2a-b का ये डायग्राम, a-2b का ये देखो ये हो जाएगा, ए परिमाण में ये 2b हो जाएगा। इसकी दिशा हमने क्या की, चेंज कर दी, इसकी दिशा पहले ये इधर था, अब इसको ऐसे कर दिया। ठीक, तो -2b हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या था, c इजकल टू 2a-b, 2a-b बोलो तो 2a इस बार बड़ा होगा, b छोटा होगा, ये क्या है, ये 2a हो गया, ये b वेक्टर हो गया, इस बार b छोटा है, b की दिशा विपरीत है, तो विपरीत वाला यही कर दिया, c इजकल टू 2a-b। ऐसे करते हैं, ये था वेक्टर का योग। वेक्टर का योग कैसे करते हैं, ठीक है, वेक्टर का योग कैसे करते हैं, ट्राइंगल लॉ से, ट्राइंगल लॉ विधि से। अब इसी में एक आता है सहचार नियम, किसे कहते हैं, सहचार नियम। सहचार नियम किसे कहते हैं, देखो सहचार नियम क्या होता है, सहचार नियम, सहचार नियम हमने एक डायग्राम बना के आपको बताते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, ये है। ठीक, हमने इसका ये जो इसका परिमाण को आर से डिनोट कर दिया। तो सहचार नियम ने क्या, सहचार नियम ये कहता है कि ए और बी को जोड़ लो, पहले ए और बी को जोड़ लो। ठीक, ए और बी को जोड़ के इसका परिमाण निकाल लो, सहचार नियम बता रहा हूँ। ठीक है, ए और बी को जोड़ के इसका परिमाण निकाल लो, तो मान लिया इसका परिमाण आया सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, फिर क्या कहता है, ए प्लस बी को जोड़ा प्लस सी, तीसरा जो वेक्टर होगा, तीसरा वेक्टर ये सी, उसको उसमें जोड़ दो। पहले क्या करना है, ए और बी का इसका परिमाण निकाल लो, तो हमने ए और बी का परिमाण निकाला। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो तीसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर कौन सा है, सी, इसको जोड़ दो इनके परिमाण में। ठीक, वो बराबर किसके होता है, सहचार नियम बता रहा हूं, सहचार नियम, वो बराबर किसके होता है, दूसरे वेक्टर को और तीसरे वेक्टर को जोड़ लो, और इनका जो परिमाण आएगा, इनका परिमाण बोले तो ये सी है ना, ये
इस बार हमने क्या किया, इसका परिमाण निकाला, इसका परिमाण निकाला। ठीक, क्या करा, बी प्लस सी को जोड़ लो और जो पहला वेक्टर है, बी प्लस सी को जोड़ लो और जो पहला वेक्टर है उसके परिमाण, जो इसका परिमाण आया है बी प्लस सी, ठीक, उसमें ए को जोड़ दो, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका कहना यह था कि आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या कह रहा है ये, कि पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का परिमाण निकाल लो। ठीक, पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का परिमाण यही तो होगा, तो हमने माना a प्लस बी आया, c इक्वल टू ए प्लस बी आया। सी वेक्टर जो आया, ठीक है, उसका परिमाण जो आया वो इसमें जोड़ दो तीसरे वेक्टर में, तो इसका परिमाण कितना आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तीसरे वेक्टर में हमने जोड़ दिया। ठीक, वो क्या कहता है, ये इक्वल किसके होगा, अब वो कह रहा है कि बी वेक्टर को सी वेक्टर में जोड़ दो और इसका जो परिमाण आएगा उसको पहले वेक्टर में जोड़ दो। यही होता है साचार नियम। ठीक, समझ में आया, साचार नियम इसे ही कहते हैं। इसी एक और होता है पॉलीगन लॉ, जिसको बोलते हैं बहुभुज, बहुभुज नियम। क्या होता है, बहुभुज नियम किसे कहते हैं, बहुभुज नियम, बहुभुज नियम, या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ये क्या होता है, हमने फिर वही फिगर ऐसे बनाया, 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी कितना भी बना लो। हमने माना ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। ठीक, डी वेक्टर है, इनका जो योग, इनका जो परिमाण होगा वो आर बराबर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होगा। बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर टी वेक्टर प्लस कितने भी एन वेक्टर, बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कितना भी ले लो, एन वेक्टर तो ले लो, उसका जो परिमाण होगा इनके बराबर होगा। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर सो ऑन, इसका जो परिमाण होगा इनके बराबर होगा। ठीक, कितने भी वेक्टर को जोड़ के उनका परिमाण हम निकाल सकते हैं, ये कहने का उनका पॉलीगन या बहुभुज लॉ जिसे कहते हैं, यही मतलब है कि कितने भी वेक्टर को जोड़ के हम उसका परिमाण उसके बराबर होता है। ठीक है, ये जैसे ये वेक्टर ए था, इनको जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, डी को जोड़ा, इनका जो परिमाण होगा आर बराबर ए प्लस बी प्लस, इसमें बहुत सारे ऐसे जोड़ दो ना, डी बी ई एफ जी, इतना सब जोड़ दो, उनका जो परिमाण होगा आर के बराबर होगा। ठीक, जो परिमाण का हम आर से ही डिनोट करते हैं, तो आर के बराबर होता है, यही होता है बहुभुज लॉ। ठीक है, अब हम वेक्टर के योग पे न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, न्यूमेरिकल नहीं, उसका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज द्वारा वेक्टर का योग कैसे करते हैं पहले वो बताते हैं। ये था ट्रायंगल लॉ द्वारा, ट्रायंगल लॉ द्वारा था ये। अब एक दूसरा है समांतर चतुर्भुज द्वारा वेक्टर का योग, समांतर चतुर्भुज द्वारा वेक्टर का योग, समांतर चतुर्भुज द्वारा वेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसी को बोलते हैं कोज्या का नियम भी बोलते हैं, कोज्या का नियम। ठीक, कोज्या का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में हम ट्रायंगल में क्या करते थे, हेड को पूंछ से जोड़ के उसको जोड़ते थे। इसमें क्या होगा, पूंछ को पूंछ से ही जोड़ते हैं। जैसे ये वेक्टर हमने मान लिया, ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया। ठीक, इसको क्या माना,
इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका जो पूछ होता है दोनों का पूछ संगम होता है। उसमें क्या था, उसमें हमने बताया था कि ए का हेड और बी का पूछ मिलता मिलके वेक्टर का योग होता है, लेकिन इसमें क्या अलग है, इनका पूछ, दोनों का पूछ मिलना इसमें जरूरी है, ठीक है। इनके बीच का कोण मान लो थीटा है, ठीक, बस और कुछ नहीं है। इनके बीच का जो ए वेक्टर का पूछ और बी वेक्टर का पूछ बोले तो ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु से हम जोड़ते हैं, ठीक है। ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब इससे एक डेरिवेशन या परिमाण इसका कैसे निकालते हैं फार्मूला द्वारा, हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं उसका डेरिवेशन कैसे आता है समांतर चतुर्भुज का। एक करके दिखाते हैं आपको समांतर चतुर्भुज का डेरिवेशन कैसे आता है। समांतर चतुर्भुज का पहले नियम बताते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम, या इसी को कोज्या का नियम कहते हैं, इंग्लिश में पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, ठीक, कोज्या का नियम भी कहते हैं, ठीक है। का नियम बताते हैं क्या कहता है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक। समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि ए तथा दो वेक्टर ए तथा बी का विकर्ण ही इनका परिमाण होता है। ए तथा बी वेक्टर का विकर्ण ही इनका परिमाण होता है, ठीक। पहला इन्होंने ये बोला। दूसरा इन्होंने ये बोला कि दो वेक्टरों का योग हम ऐसे करते हैं कि जब प्रारंभिक बिंदु ए तथा प्रारंभिक बिंदु वेक्टर ए का प्रारंभिक बिंदु वेक्टर बी का संगम हो, तब हम दो वेक्टरों का योग करते हैं, ठीक है। दो वेक्टरों का योग हम तब करते हैं जब प्रारंभिक बिंदु वेक्टर ए तथा प्रारंभिक बिंदु वेक्टर बी का संगम हो या मिले, एक ही जगह पे मिले, संगम हो को बोला, मिले, संगम हो, तब हम इनका योग करते हैं। पहला क्या कहा कि वेक्टर ए और बी का जो विकर्ण होगा वही उनका परिमाण होगा। दूसरा क्या बोला, वेक्टर ए तथा बी का प्रारंभिक बिंदु का संगम होना, तभी हम इसका योग कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका दो नियम था, ठीक है। अब इनका डेरिवेशन कैसे आता है परिमाण का, हम वो करके दिखाते हैं आपको। हमने माना ए तथा बी दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, ठीक। दो वेक्टर माना ए तथा बी दो वेक्टर हैं, इनका डेरिवेशन करके दिखाते हैं आपको। ये हमने फिगर ऐसा कुछ बनाया, ऐसा फिगर बनाया, ठीक। इसको थीटा मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, ये ए वेक्टर मान लिया, ठीक। ठीक है, हमने क्या माना ए तथा बी दो वेक्टर हैं। हमने एक वो ट्रायंगल बनाया ऐसा रेक्टेंगल टाइप, उसको थोड़ा सा आगे ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको विस्थापित कर दिया, इसको क्या क्या विस्थापित कर दिया, विस्थापित हम कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। विस्थापित कर दिया और इसको भी विस्थापित
क्यों किया? क्योंकि हमें इनका एंगल, इसका एंगल पता होना चाहिए ना, इसका एंगल। तो इसका एंगल अभी नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि इसका यहाँ हेड है और यहाँ इसका प्रारंभिक बिंदु। कोण तभी बनता है या तो हेड हेड हो या प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु, लेकिन यहाँ पे एक हेड है एक प्रारंभिक बिंदु। तो हम क्या करेंगे, ये ए वाले वेक्टर को थोड़ा हमने इसको ऐसा इधर डिस्प्लेस कर दिया, बोले तो विस्थापित कर दिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया इधर, तो ये इधर आ गया। तो इसका प्रारंभिक बिंदु अभी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये भी कोण हो जाएगा थीटा। समझ में आया? हमने क्या किया, बी को थोड़ा सा विस्थापित ये इधर किया और ए को विस्थापित कर दिया इधर, ठीक, और कुछ नहीं किया। और हमने वो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि इसका जो विकर्ण होगा, वही इसका परिमाण होगा। परिमाण को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक, वही इसका परिमाण होगा, ठीक। कोण कब बनता है? जब दोनों प्रारंभिक बिंदु मिले या दोनों हेड पॉइंट मिले, तभी कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक हेड पॉइंट था, एक प्रारंभिक बिंदु था, तो हमने क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया, कितना, इतना, इधर आ गया, इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ आ गया, तो ये कोण थीटा बन गया। इसको हमने बी को इधर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक, थीटा हो गया। अब हमने इसको कोई ओ पी टी एस मान लिया, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया। और यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, देखो, ये वेक्टर अगर बी है तो ये भी होगा। ध्यान से देखो, ये वाला अगर बी है तो ये भी ही होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ये है, और कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब कितना, एस टी है, एस टी। कर्ण कितना है, बी है, बी वेक्टर है। तो साइन थीटा एस टी बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर साइन थीटा। ऐसे कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार क्या है, पीटी है, पीटी, और कर्ण कितना है, बी है, बी, यहाँ हमने बी लिख दिया, बी वेक्टर। तो पीटी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, बी वेक्टर कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो वहाँ से पीटी निकाल लिया, यहाँ से एसटी निकाल लिया, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल पूरा, ये वाला और ये वाला जो विकर्ण है, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण है, ये ट्राइंगल में ये वाले पूरे में ये कर्ण हो गया, ठीक। देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, ये, और इसकी बात कर रहे हैं, इसके कर्ण की, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, बोलो तो एस टी का स्क्वायर प्लस आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ओ और टी का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एस टी स्क्वायर। ओ टी इक्वल टू क्या है, ओ पी प्लस पी टी, ये पूरा ओ टी है, तो यहाँ से हम ओ पी प्लस पी टी हो जाएगा। तो ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो ओपी प्लस ओटी क्या है, यही तो पूरी डिस्टेंस है ओटी। तो यहाँ से ओपी प्लस पीटी ये बराबर हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ओटी बराबर ओपी प्लस पीटी, ठीक। अब देखो इनको खुला, आर स्क्वायर बराबर एस टी की वैल्यू हमने निकाली है, देखो इधर कहीं एस टी बराबर बी साइन थीटा। तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ एस टी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2op इंटू पी टी, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओपी। ओपी बोले तो ओपी की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर देखो ध्यान से, ओपी की वैल्यू हमने ए वेक्टर मानी है, यहाँ ए स्क्वायर रख दिया, ठीक। पीटी स्क्वायर, पीटी हमने कितना निकाला है, बी कॉस थीटा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
टू ओपी, ओपी बोलते हो ए वेक्टर, ए वेक्टर। ठीक, पीटी क्या है, पीटी है बी कॉस थीटा, बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर। तो हमने यहाँ से बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, साइन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, ये आ गया। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये आ गया इसका परिमाण। परिमाण, परिमाण क्या होता है, ये इसका आ गया आर का परिमाण। बोले तो अगर ए और 2 वेक्टर हमें दिए हो तो हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं। मान लो ये ए वेक्टर हमने माना था, ये ए वेक्टर दिया हो और बी वेक्टर दिया हो, इनके बीच का कोण थीटा दिया हो तो हम परिमाण निकाल। ये थीटा क्या है, ये जो कॉस थीटा है क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोण, अगर परिमाण बोले तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी हो और थीटा एंगल दिया हो, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण दिया हो तो हम परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आती है इसमें कि परिमाण की दिशा कैसे निकालेंगे। परिमाण की दिशा, परिमाण की दिशा बोले तो ये एंगल हमने माना अल्फा है। ठीक, तो परिमाण की दिशा कैसे निकालेंगे, परिमाण की दिशा क्या होती है, ए वेक्टर से बनाया गया कोण, ए वेक्टर से परिमाण की दिशा हम बता सकते हैं। ये जो ये वेक्टर, ये परिमाण है ना, इधर से जो कोण बनता है ए वेक्टर से, वही परिमाण की दिशा बताता है। परिमाण की दिशा कैसे पता लगाएंगे, पहले वाले वेक्टर से जो कोण बनता है परिमाण का, ये परिमाण और ए वेक्टर के बीच का जो कोण होता है ना, वही दिशा बताता है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको, ये तो आ गया ना, अब आगे देखो इसको कैसे निकालते हैं। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे। अब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, फिर यही ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पूरा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। ठीक, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ है, देखो ना आप ध्यान से, ये ट्राइंगल लॉ ही तो है। बोले तो हम ट्राइंगल लॉ से ये कोई जैसे समांतर चतुर्भुज से हम ये परिमाण निकाले हैं, ट्राइंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो ध्यान से, तो ये ट्राइंगल लॉ ही तो है, ये देखो ये वाला ये ट्राइंगल लॉ ही तो है, तो इससे भी हम ये वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, आप निकाल के देखना, अगर नहीं आएगा तो हम निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब निकालते हैं इसका परिमाण की दिशा। तो परिमाण की दिशा, ये एंगल पहले वेक्टर से जो परिमाण का जो कोण बनता है, परिमाण और पहले वेक्टर के बीच का, वही परिमाण की दिशा बताता है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं देखो, तो क्या करेंगे, ओ पी प्लस टेन, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, एस टी है, एस टी अपान आधार कितना होगा, ओपी प्लस पीटी, ओपी प्लस पीटी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, वही चीज हमने रखी है। ये इसका लंब हो गया, ये इसका लंब, ये पूरी दूरी आधार होगी। ठीक, तो ये पूरी है ओटी है, पूरा है ओटी, तो ओटी बराबर क्या है, ओपी प्लस पीटी, वही रख दिया। तो एस टी बराबर हमने क्या निकाला, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा इसकी जगह रख दिया। ओपी क्या है, ए वेक्टर है, यहाँ ए रख दिया, प्लस पीटी क्या है, बी कॉस थीटा, हमने बी कॉस थीटा रख दिया। तो टेन अल्फा बराबर ये आ गया बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी का, हमने कुछ नहीं किया, लंब बटे आधार वाला। टेन थीटा बराबर क्या, टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार वाला लगा दिया, लंब बटे आधार होता है, वही चीज लगा दी, लंब हो गया, पूरा आधार हो गया। ठीक, ये क्या बताता है, परिमाण की दिशा, वेक्टर ए से परिमाण की दिशा। ठीक, इससे निकालेंगे परिमाण की दिशा, इसी क्या निकालेंगे, परिमाण। ठीक, अब इससे हम कराते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कराते हैं। वीडियो लंबी तो नहीं होगी, अगर लंबी हो गई है तो कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।